आज हम लोग पूर्ति के विस्तार और पूर्ति में वृद्धि में अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। ये क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इसी टॉपिक से केंद्रीय विद्यालय और नवोदय में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इस टॉपिक से एनबीएस और केवीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम बोर्ड में भी लिखे हुए हैं। जब इस टॉपिक को हम लोग समझ लेंगे, इस पर जब चर्चा समाप्त कर चुके होंगे, उसके बाद हम लोग इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर भी आएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करें कि पूर्ति का विस्तार क्या है और पूर्ति में वृद्धि क्या है, और पूर्ति के विस्तार और पूर्ति में वृद्धि में अंतर को भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ शब्दों से पता चल रहा है कि पूर्ति का विस्तार और पूर्ति में वृद्धि, देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि विस्तार का मतलब भी बढ़ना होता है और वृद्धि का मतलब भी बढ़ना होता है। तो फिर दोनों में अंतर कैसे है? चलिए इस अंतर के सूक्ष्मता को समझने का प्रयास करें कि पूर्ति का विस्तार भी पूर्ति का बढ़ना है और पूर्ति में वृद्धि भी पूर्ति का बढ़ना ही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? पहले हम लोग पूर्ति के विस्तार को समझें। पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का विस्तार का मतलब है कि जब पूर्ति को प्रभावित करने वाले जितने भी अन्य कारण हैं कीमत को छोड़कर, जब सभी कारण कांस्टेंट हों, जब सभी कारण स्थिर रहें और सिर्फ कीमतों के बढ़ने के कारण यदि पूर्ति में वृद्धि हो जाता है, पूर्ति बढ़ जाता है, तो इसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारक हैं, जैसे वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों का कीमत, अस्थानापन्न वस्तुओं का कीमत, भविष्य में कीमत घटने और बढ़ने की संभावना, प्राकृतिक कारक, सरकार की नीतियां। ये बहुत सारे कारण हैं जो पूर्ति को प्रभावित करने की शक्तिशाली क्षमता रखते हैं। लेकिन जब पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर हो, अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं हो, और जब वस्तु के कीमतों के बढ़ जाने के कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ जाता है, तो ये स्थिति पूर्ति का विस्तार कहलाता है। चलिए इसी बात को हम लोग एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करें और एक डायग्राम के माध्यम से समझें। जैसे एक तालिका हम लोग बना लिए, कीमत और पूर्ति। कीमत है 5 और कीमत है 7। यदि पूर्ति 10 होता था और पूर्ति कीमतों के बढ़ने के कारण 12 हो, हम लोग इस तालिका में ये समझे कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारण स्थिर हैं, सिर्फ वस्तु के कीमत बढ़ा है, कीमत के बढ़ने के कारण पूर्ति बढ़ गया है। ये स्थिति पूर्ति का विस्तार कहलाता है। चलिए इसे डायग्राम के माध्यम से समझ लिया जाए। एक्स एक्सिस में हम लोग वस्तु के पूर्ति को दर्शाते हैं। इधर पूर्ति दिखला दी, और वाई एक्सिस में कीमत दिखला। पूर्ति कितना है? मान लीजिए पूर्ति है, हम लोग देख रहे हैं शुरू में पूर्ति है 10, उसके बाद
12, कीमत 5 और 7। हम लोग देख रहे हैं जब कीमत है 5 तो पूर्ति है 10, कीमत 5 तो पूर्ति 10, और जब कीमत 7 है तो पूर्ति है 12। कीमत 7 यहां से भी निकला सकते हैं तो पूर्ति 12। इसका नाम दे दिए इस पॉइंट का ए और बी। ए और बी दोनों को मिला देते हैं, ये पूर्ति वक्र बन गया एस। इस डायग्राम से ये पता चल रहा है कि पूर्ति के विस्तार के स्थिति में पूर्ति वक्र का संचलन नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब देखिएगा यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, प्रश्न रहेगा पूर्ति के विस्तार के स्थिति में पूर्ति वक्र पर होता है। क्वेश्चन रहेगा संचलन होता है, पूर्ति वक्र का स्थानांतरण होता है। तो हम लोग यहाँ देखें कि पूर्ति के विस्तार की स्थिति में उसी पूर्ति वक्र पर संचलन नीचे से ऊपर की ओर होता है। मतलब जो पूर्ति का विस्तार का स्थिति है इसमें पूर्ति वक्र का स्थानांतरण नहीं होता है, कोई नया पूर्ति वक्र नहीं बनता है। उसी पूर्ति वक्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर संचलन होता है। यहाँ देखिए ये नवोदय विद्यालय में टीजीटी के एग्जाम में प्रश्न रहा था कि पूर्ति के विस्तार की स्थिति में पूर्ति वक्र का होता है। ऑप्शन दिए गए थे संचलन उसी पूर्ति वक्र पर, स्थानांतरण सी ऑप्शन था, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। हम लोग अभी जो समझे कि पूर्ति का जो विस्तार का स्थिति है उसमें पूर्ति वक्र का संचलन होता है। कहां से कहां? तो नीचे से ऊपर की ओर। पूर्ति वक्र का स्थानांतरण नहीं होता है, कोई नया पूर्ति वक्र नहीं बनता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पूर्ति के विस्तार की स्थिति में पूर्ति वक्र का क्या होता है? तो संचलन होता है। कहाँ संचलन होता है? तो उसी पूर्ति वक्र, कोई नया पूर्ति वक्र नहीं बनता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न को घुमा सकता है कि पूर्ति के विस्तार की स्थिति में पूर्ति वक्र पर संचलन होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखिए पूर्ति के विस्तार की स्थिति में पूर्ति वक्र पर संचलन नीचे से ऊपर होता है। पूर्ति के विस्तार का कारण भी हम लोग देख रहे हैं। पूर्ति के विस्तार का कारण क्या था कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर थे, सिर्फ कीमत बढ़ा था और कीमत के बढ़ने के कारण पूर्ति बढ़ गया था। इस स्थिति को, इस सिचुएशन को हम लोग पूर्ति का विस्तार कहते हैं। अब चलिए हम लोग पूर्ति में वृद्धि को समझने का प्रयास करें। हम लोग पूर्ति का विस्तार समझ लिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, पूर्ति में वृद्धि आखिर क्या है? पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि को समझने के लिए हम सिंपल दो तालिका बनाएंगे। एक तालिका देखिए, कीमत है एक तरफ और इधर है पूर्ति। पूर्ति में वृद्धि का मतलब है, पहले समझ लीजिएगा कि पूर्ति में वृद्धि होता क्या चीज है। पूर्ति में वृद्धि का मतलब है कि जब कीमत कांस्टेंट रहे, जब कीमत स्थिर रहे और कीमत के स्थिर रहने पर पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में जब परिवर्तन हो जाए, तो अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण जब उसी कीमत पर पूर्ति बढ़ जाता है तो ये पूर्ति में वृद्धि की स्थिति कहलाता है। एक बार आप फिर से समझिए, पूर्ति में वृद्धि का मतलब है कि जब कीमत कांस्टेंट है, कीमत घट बढ़ नहीं रहा है और उसी कीमत पर पूर्ति को प्रभावित करने वाले
अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाने के कारण जब पूर्ति बढ़ता है, जब सप्लाई बढ़ता है, तो यह सिचुएशन पूर्ति में वृद्धि कहलाता है। इसको आप तालिका से देखिए। जैसे मान लीजिए कीमत 5 है, कीमत 5 ही रहे, पूर्ति 10 है, पूर्ति 12 है। हम लोग इस तालिका में ये देखें कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन हो गया है। जैसे पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक का क्या मतलब है? जैसे यदि उत्पादन करने वाले साधनों का कीमत घट जाए, उत्पादन करने वाले साधन का कीमत घट जाए तो उत्पादन की लागत घटेगा और उत्पादन की लागत घटने से विक्रेता उसी कीमत पर अधिक वस्तु की पूर्ति कर सकता है। दूसरा कारण भी समझिए। मान लीजिए भविष्य में कीमत घट जाने की संभावना है, किसी विक्रेता को यह महसूस हो रहा है कि भविष्य में कीमत घटने वाला है, तो विक्रेता क्या करेगा? उसी कीमत में अधिक वस्तुओं की पूर्ति कर देगा। तो ये जो सिचुएशन है ये पूर्ति में वृद्धि है। हम लोग देखें कि कीमत स्थिर है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन हो रहा है। अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण जब पूर्ति बढ़ता है तो इसे हम लोग पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। इसकी दूसरी भी स्थिति बन सकती है। दूसरी स्थिति क्या है? जैसे यहाँ एक तालिका और देखिए, कीमत है और पूर्ति है। कीमत 5 रुपया है, कीमत घट के 4 रुपया हो जाए और पूर्ति 10 है और पूर्ति 12 हो जाए। हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसकी दूसरी स्थिति यह है कि कीमत घट गया, लेकिन कीमत के घटने के बाद भी हम लोग देख क्या रहे हैं कि जब कीमत घट गया तब भी पूर्ति जो है वो 10 ही रह जाए। यहाँ हम लोग इस तालिका से ये समझ रहे हैं कि कीमत घट गया है, लेकिन कीमत के घटने पर भी पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उतना ही पूर्ति हो रहा है। ये स्थिति भी पूर्ति में वृद्धि कहलाएगी। चलिए पूर्ति में वृद्धि की दो स्थितियां देखें। पहली स्थिति क्या थी कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण, जब कीमत स्थिर था, कीमत स्थिर रहने पर पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण जब पूर्ति बढ़ जा रहा था तो ये पूर्ति में वृद्धि की स्थिति थी। दूसरी स्थिति हम लोग ये देखें कि कीमत घट गया, लेकिन पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के कारण कीमत घटने पर भी पूर्ति पर प्रभाव नहीं पड़ा, ये पूर्ति में वृद्धि कहलाए। तो पूर्ति में वृद्धि की दो स्थितियां देखें। पूर्ति में वृद्धि के कारणों को भी हम लोग समझने का प्रयास किए, जैसे उत्पादन के साधनों की कीमतों में कमी, और हो सकता है भविष्य में कीमत घटने की संभावना, या प्राकृतिक कारकों का अनुकूल होना। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण पूर्ति में वृद्धि की स्थिति देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम लोग ये दोनों तालिका को लेकर एक ही डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम में दोनों स्थितियों को दर्शा लेंगे हम लोग। जैसे एक तालिका देखिए, बड़ा सरल तालिका है। एक्स एक्सिस में पूर्ति है, एक्स एक्सिस में पूर्ति दर्शाया गया है और वाई एक्सिस में कीमत है। पूर्ति कितना था? तो 10 और 12। कीमत हम लोग देखे 4 भी है और 5। यहाँ देख रहे हैं कीमत जब 5 है तो पूर्ति है 10। कीमत 5 होने पर पूर्ति 10। यहाँ से एक पूर्ति वक्र बना लिए एस एस। जब कीमत 5 है तो पूर्ति हो जाता है 12। यहाँ से एक दूसरा पूर्ति वक्र बनाए S1 S1।
फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि जब कीमत घट के 4 हो गया तब भी पूर्ति 10 है। ये हम लोग देख रहे हैं। तो दोनों तालिका को आप समझ गए होंगे। दोनों तालिका को लेते हुए हम लोग एक डायग्राम बना लिए हैं। डायग्राम से क्या पता चल रहा है और डायग्राम से किस तरह के प्रश्न होते हैं वो एक बार देखिएगा। पूर्ति में वृद्धि का मतलब हम लोग देखें कि पूर्ति कीमत स्थिर है और पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों के कारण इसी कीमत में पूर्ति बढ़ गया है। दूसरी स्थिति देखें कि कीमत घट गया है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये दोनों ही स्थितियां पूर्ति में वृद्धि को दर्शाते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से भी जो तालिका में जो बातें दिख रही है वही डायग्राम में भी दिख रहा है। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि पूर्ति में वृद्धि के स्थिति में क्या होता है। पूर्ति वक्र पर संचलन होता है। संचलन का मतलब जान लीजिए, उसी पूर्ति वक्र में चाहे ऊपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर जाना, ये संचलन है। लेकिन स्थानांतरण का मतलब है कि जो मूल पूर्ति वक्र है उसके दाईं ओर एक पूर्ति वक्र बन जाना या बाईं ओर पूर्ति वक्र बन जाना, ये स्थानांतरण है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पूर्ति में वृद्धि के स्थिति में पूर्ति वक्र का स्थानांतरण हुआ है। शुरू में पूर्ति वक्र था एस एस। अब देखिए जो यहाँ प्रश्न पूछा था नवोदय में, कि नवोदय में टीजीटी के एग्जाम में प्रश्न था कि पूर्ति में वृद्धि की स्थिति में पूर्ति वक्र अपनी दाईं ओर खिसकती है, अपनी बाईं ओर खिसकती है, पूर्ति वक्र स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। आप डायग्राम को देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि जो मूल पूर्ति वक्र है उसकी दाईं ओर एक नया पूर्ति वक्र बना है। मतलब जो पूर्ति में वृद्धि की स्थिति है उसमें पूर्ति वक्र का स्थानांतरण अपनी दाईं ओर हो रहा है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव हो सकते थे हम लोग उसको भी समझने का प्रयास किए। और ये 12वीं के छात्रों के लिए टॉपिक था, लेकिन इसी टॉपिक से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न रह सकते हैं, प्रश्न के जो स्तर हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग फोकस करने का प्रयास किए। तो आज अपने चर्चा में हम लोग पूर्ति का विस्तार और पूर्ति में वृद्धि को सरल तरीके से, आसान तरीके से समझने का प्रयास किए। चलिए आप लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, फिर हम लोग अगले प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। आप लोग जो बोर्ड में लिखा हुआ है एक बार इसे उतारने का प्रयास करिए। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम बोर्ड में लिखे हैं उसे आप एक बार उतारें। धन्यवाद।